हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट टू मोशन एंड टाइम। दोस्तों, हम लोगों ने पीछे वाली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने बात किया था कि किसी भी व्हीकल्स का स्पीड फास्ट है या फिर किसी भी व्हीकल का स्पीड जो है स्लो है, कैसे बताएंगे। इस वाले टॉपिक के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। फिर हम लोगों ने बात किया था स्पीड के बारे में कि स्पीड कैसे मेजर करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड कैसे मेजर करते हैं। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट 1 घंटे में 50 किलोमीटर तक जाएगा। ये बात किए थे। फिर हम लोगों ने और कौन से टॉपिक के बारे में बात किया था? हम लोगों ने बात किया था स्पीड का या फॉर्मूला के बारे में कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपन में टोटल टाइम टेकन। ये तो थी पीछे वाली क्लासेस का कि हम लोगों ने इन सब के बारे में कैसे बात किया था, क्या पढ़ा था इन सब के बारे में। हम लोगों ने इस वाला पैराग्राफ के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि अगर पहले के समय में जब घड़ी नहीं थी, जब वॉचेस नहीं थे, तो लोग समय कैसे मेजर करते थे। ये वाला टॉपिक हमको आज पढ़ना है। पीछे वाले क्लास में हम बस इतना पढ़े पढ़े थे कि आगे वाले टॉपिक में क्या बात करेंगे। तो आज की इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, इस वाले टॉपिक के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ये क्या कर रहे हैं कि if you did not have a clock, how would you decide what time of the day it is? बोले कि अगर मैं आपके पास घड़ी नहीं है तो आप कैसे बताएंगे कि यह दिन का कौन सा समय है, यानी कि कितना समय हो रहा है। अगर मैं आपके पास घड़ी नहीं है तो समय कैसे बताएंगे? Have you ever wondered how our elders could tell the approximate time of the day just looking at the shadows? क्या आपने यह कभी सोचा है कि जो हमारे जो बड़े पूर्वज थे, जो बड़े लोग थे हमसे पुराने वाले समय में, वो लोग बिना घड़ी के ही समय कैसे बता देते थे? लगभग वो सही समय बता देते थे। वो कैसे बताते थे? हाउ डू यू मेजर टाइम इंटरवल ऑफ ए मंथ? हम लोग जो मंथ का जो एक इंटरवल होता है, हम लोग बोलते हैं कि इतने दिन के बाद एक महीना होता है। तो वो मंथ का इंटरवल हम लोग कैसे मेजर करते हैं, कैसे काउंट करते हैं? या फिर हम लोग ईयर की ही बात करते हैं कि इतने दिन बाद एक साल हो जाता है। तो ये कैसे मेजर करते हैं? इन सब का आंसर आगे वाली पैराग्राफ में हमें मिलेगा। यही कह रहे हैं कि आवर एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, जो हमारे पूर्वज थे, जो पुराने लोग थे। our ancestors noticed that many events in nature repeat themselves after definite intervals of time। यानी कि जो हमारे ancestors थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? कि कुछ नेचर में, प्रकृति में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हरदम एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, यानी फिक्स्ड समय पर वह होती है। अब एक दूसरे को क्या होती है कि वह अपने आप को रिपीट करती हैं। प्रकृति में हमेशा ऐसे किस कोई ना कोई चीज होती है जो अपने आप को हमेशा रिपीट करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में दे फाउंड दैट द सन राइजेस एवरी डे इन द मॉर्निंग। जैसे उन्होंने सबसे पहली बात उन लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया? तो उन लोगों ने यह ऑब्जर्व किया कि हर रोज सुबह में सूर्य क्या होता है? सूर्य उदय होता है, सूर्य उगता है, सन राइज होता है। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वाज कॉल्ड वन डे। तो यही जो रिपीटिशन होता है, ये रिपीटिशन क्या होता है? रोज होता है। हर रोज सुबह में सूर्य उगता है, हर रोज सुबह में सूर्य सन क्या होता है? राइज होता है। तो ये रिपीटिशन रोज का होता है। तो एक सनराइज, यानी कि आज सूर्य उगा, तो फिर अगले दिन जब सन राइज होगा, जब अगले दिन सूर्य उदय होता है, तो इस पूरे इतने दूर का इंटरवल को हम लोगों ने वन डे कहा, एक दिन कहा। यानी कि एक सनराइज से अगले सनराइज तक का जो इंटरवल, इसको वन डे कहा गया। सिमिलरली, मतलब कि उसी प्रकार, ए मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। न्यू मून का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक टर्म आपको जानना जरूरी है, न्यू मून। न्यू मून को आप समझ सकते हैं नो मून। न्यू मून का मतलब नो मून। जब चांद जिस दिन हमें दिखाई नहीं देता है उसको हम लोग नो मून बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नो मून, या फिर उसी को हम लोग न्यू मून बोलते हैं। तो एक न्यू मून से आगे आने वाला जब दूसरा न्यू मून होगा, इसके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं वन मंथ। न्यू मून का मतलब नो मून। जिस दिन हमें चांद नहीं दिखाई देता है उसको हम लोग नो मून या फिर न्यू मून कहते हैं। तो आज न्यू मून, फिर अगला बार जब न्यू मून आएगा, इतने दिन के बीच का जो डिस्टेंस है, इस जो टाइम इंटरवल है, इसको वन मंथ कहा गया। इसको क्या कहा गया? वन वन मंथ कहा गया। इसको ए मंथ मतलब कि एक मंथ कहा गया।
A year was fixed as time taken by the earth to complete one revolution of the sun। उसी प्रकार से ईयर को कैसे मेजर किया गया? तो हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, वो क्या होता है कि सूर्य के जैसे ये सूर्य है, तो इसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी क्या करती है? चक्कर लगाती है। तो पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है, पृथ्वी को पूरा चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में जो भी समय लग जाता है, उस टाइम इंटरवल को कहा गया 1 ईयर, 1 साल कहा गया। Often we need to measure intervals of time which are much shorter than a day। देखिए इन सब जगहों पे, यहाँ पे जो बात की है मंथ की, यहाँ पे जो बात की है डे की, ईयर की, तो यह एक दिन से ज्यादा जब इंटरवल था तब के मेजरमेंट की बात की। लेकिन कभी कभी टाइम इंटरवल क्या होता है, एक दिन से छोटा हो जाता है। जैसे हम लोग खाना खाए तो कितने देर में खाना खाए, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह गए तो कितना समय लग गया, तो यह एक दिन से कम का समय है। तो एक दिन का कम का जो समय है, जो इंटरवल है, इसको भी मेजर किया जाता है। उसको कैसे मेजर किया जाता है? तो क्लॉक्स और वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। तो इन छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स को मेजर करने के लिए क्लॉक्स और वॉचेस का यूज किया जाता है। सिंपल कॉमन है, जो कि हर जगह अवेलेबल होती हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेस मेजर्स टाइम? क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो क्लॉक्स होती है, हाँ, क्लॉक मतलब जो दीवार पे जो लगी होती है घड़ी, उसको हम लोग क्लॉक बोलते हैं, और जो हाथ में पहने जाती है उसको हम लोग वॉच बोलते हैं। तो क्लॉक्स या फिर जो वॉचेस होती हैं, इसमें ये समय के मेजर्स कैसे करते हैं, किस प्रिंसिपल पे ये समय मेजर करती है? क्या आपने यह कभी सोचा है? द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज रेदर कॉम्प्लेक्स। बोल रहा है कि जो क्लॉक्स का जो वर्किंग है, जो इस प्रिंसिपल पे ये काम करती है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बट ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। लेकिन ये जितने भी क्लॉक्स हैं, ये जितने भी आपको क्लॉक्स दिखाई दे रही है, या फिर जो वॉचेस होती हैं, ये वॉचेस या फिर जो क्लॉक्स, यह सभी के सभी क्या करती है कि कोई ना कोई किसी ना किसी पीरियोडिक मोशन का यूज करती है, किसी ना किसी पीरियोडिक मोशन का यूज करती है, पीरियोडिक मोशन का ही यह यूज करती है समय मेजर करने के लिए। One of the most common, one of the most well-known periodic motion is that of simple pendulum। और जो सबसे जाना माना, जो सबसे सबसे ज्यादा जो कॉमन, जो जिसके बारे में सबको सबको पता है, वह कौन सा पीरियोडिक मोशन है? तो वह सिंपल पेंडुलम है। हम लोग सिंपल पेंडुलम के बारे में लगभग हर कोई जानता है। यह सिंपल पेंडुलम, यह सिंपल पेंडुलम जो होता है, यह पीरियोडिक मोशन करता है। इस सिंपल पेंडुलम के बारे में हम लोग सब कोई जानते हैं। A simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread। बोले कि एक सिंपल पेंडुलम क्या होता है? तो एक सिंपल पेंडुलम एक छोटा से ऐसा ये बॉल जैसा होता है, और यह बॉल एक रस्सी से, थ्रेड मतलब होता है रस्सी, इस रस्सी से लटका हुआ होता है किसी चीज से, किसी यहाँ से किसी चीज से क्या होता है, रस्सी के थ्रू यह जो स्मॉल बॉल होता है यह लटका होता है। यह जो बॉल होती है, या फिर यह मेटल का होता है, या फिर यह स्टोन का हो सकता है। द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम, यह जो मेटेलिक बॉल है, यह जो बॉल दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बॉब कहते हैं, बॉब। बॉब क्या होता है? तो इस पेंडुलम का जो मेटेलिक बॉल होता है, इसी को बॉब कहा जाता है। ये जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉब। फिगर 13.4 ए shows the pendulum at rest in its mean position। मतलब कि फिगर 13.4 ए में जो ये वाला फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पेंडुलम का जो बॉब है वह रेस्ट में, यानी कि मोशन नहीं कर रहा, रुका हुआ है अपने मीन पोजीशन पे, अभी फिलहाल में रुका हुआ है। When the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side, it begins to move to and fro। मतलब बोल रहा है कि जैसे इस बॉब को हम लोग, जैसे मान लें कि बॉब अपने मीन पोजीशन पे, ओ पे मीन पोजीशन पे रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही इस बॉब को हम लोग खींच करके ऐसे लाते हैं, और ला कर इसे जैसे ही इस पोजीशन ए पे हम लोग छोड़ेंगे, पोजीशन ए पे जैसे ही लाकर छोड़ेंगे, तो ये जो बॉब होता है, यह क्या होता है, ये एक बार दाहिने जाएगा, एक बार बाएं जाएगा, एक बार दाहिने जाएगा, और एक एक बार बाएं जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो मोशन होते हैं, इसको हम लोग टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। टू एंड फ्रो मतलब एक मीन पोजीशन से दाएं बाएं, दाएं बाएं जो मोशन होते हैं, इसको हम लोग टू एंड फ्रो, या फिर इसको हम लोग पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। आई होप कि आप पीरियोडिक मोशन और टू एंड फ्रो मोशन समझ गए होंगे। तो जैसे ओ पोजीशन से ए पर लाकर छोड़ेंगे, तो ये बॉब क्या होगा कि एक बार
बी की तरफ जाएगा, बी से ए की तरफ, ए से फिर बी की तरफ, फिर बी से ए की तरफ, अपने मीन पोजीशन से दाहिने बाएं से मूव करेगा। तो इस प्रकार का जो मोशन होता है टू एंड फ्रो मोशन या फिर पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। मतलब कि यही जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, यही जो टू एंड फ्रो मोशन है, इसी को पीरियोडिक या फिर ऑसिलेटरी मोशन के नाम से जाना जाता है। इसी टू एंड फ्रो मोशन को पीरियोडिक मोशन या फिर ओसिलेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। ये सीधा डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि टू एंड फ्रो को और किस नाम से जाना जाता है, तो क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन या फिर ओसिलेटरी मोशन। द पेंडुलम इज साइड टू हैव completed one oscillation when its bob starting from its mean position O moves moves टू ए टू ए टू बी एंड बैक टू ए। मतलब क्या बोल रहा है कि हम लोग यह जो मोशन हो रहा है इस मोशन को बोलेंगे कि एक कंप्लीट मोशन हो चुका है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक कंप्लीट मोशन हो चुका है। कब बोलेंगे, तो जब यह जो बॉब है यह ओ से ए पे जाए और ए से बी पर जाए और बी से वापस जब ओ पे आ जाएगा, मतलब ओ से चला, ओ से चलने के बाद ए पे जाए, ए से बी पे जाए और बी से वापस जब ए पे आएगा तब जाकर बोलेंगे कि एक रिवोल्यूशन, एक एक मोशन कंप्लीट कर चुका है, एक रिवोल्यूशन, एक पीरियोडिक मोशन हो चुका है। या फिर द पेंडुलम आल्सो completes one oscillation when its bow moves from one extreme position A to other extreme position B। पहला कंडीशन यह था कि यह ए से बी, ए ओ से ए जाए, ए से बी फिर वापस ओ तक आ जाए, या फिर यह ए से बी तक जाए, ए से बी तक गया, फिर बी से वापस जब ए तक आ जाएगा तो बोले कि यह वन कंप्लीट ओसिलेशन कर चुका है। और एक कंप्लीट ओसिलेशन को द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ओसिलेशन, पूरा एक ओसिलेशन करने में जो समय लग जाता है उसी को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, तो यहाँ से आप टाइम पीरियड का भी डिफिनेशन याद कर सकते हैं। व्हाट इज टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय पेंडुलम, यानी कि पेंडुलम के द्वारा जो समय लिया गया है, कैसा समय, टू कंप्लीट वन ओसिलेशन, एक ओसिलेशन कंप्लीट करने में, एक ओसिलेशन कंप्लीट करने में इस पेंडुलम के द्वारा जो समय लिया गया है उसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। जब वो पूरा एक ओसिलेशन कंप्लीट कर लेगा तो जितना भी समय लिया रहेगा वही उसका टाइम पीरियड हो जाता है। यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी गई है कि सेटअप ए सिंपल पेंडुलम एज शोन इन फिगर 13.4a। बोल रहा है कि इस फिगर में जैसे यहाँ पे दिखाया गया है इस प्रकार से आप क्या करिए कि एक इस प्रकार से एक पेंडुलम सेट करिए विथ ए स्ट्रेट और स्ट्रिंग ऑफ लेंथ नियरली 1 मीटर। कैसे कैसे मेजर करेंगे, तो आप एक रस्सी ले लेंगे, रस्सी से एक स्टोन को लटका देंगे ऐसे। स्विच ऑफ एनी फैंस नियर बाई, बोला कि आसपास के जो भी फैंस है, पंखे उंखे चल रहे हैं तो उनको बंद कर दीजिए ताकि अब इसमें ऐसे ऐसे मूवमेंट ना करे, बिल्कुल हम स्थिर हो जाए, इसलिए फैन बंद करने की बात कर रहा है। लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू रेस्ट एट इट्स मीन पोजिशन। बोल रहे हैं कि जब आप रस्सी से लटकाएं तो ध्यान दें कि अब जो बॉब है पूरा रेस्ट, बिल्कुल स्थिर हो जाए। मार्क द मीन पोजिशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर बिलो इट और ऑन द वॉल बिहाइंड इट। बोल रहे हैं कि जब ये पूरा स्थिर हो जाए तो बिल्कुल इसके नीचे एक ऐसे मार्क कर लीजिए। टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड ए स्टॉप वॉच। बोल रहे हैं कि इसका टाइम पीरियड मेजर करने के लिए हमें एक स्टॉप वॉच की जरूरत पड़ेगी। However, if a stopwatch is not available, a table clock or a wristwatch can be used। अगर मैं आपके पास अगर मैं आपके पास स्टॉप वॉच नहीं है तो आप एक टेबल क्लॉक या फिर रिस्ट वॉच, जो कलाई में हम लोग घड़ी बांधते हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे अब ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी, टू सेट द पेंडुलम इन मोशन जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली टू वन साइड। बोल रहा है कि अब इस बॉब को मोशन में लाने के लिए क्या करिए कि इस बॉब को यहाँ से पकड़िए और पकड़ के इस पोजीशन ए पे ऐसे इतना दूर लाकर छोड़ दीजिए। जैसे ही लाकर छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉब मोशन में आ जाएगा। मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द बॉब इज टॉट व्हाइल यू डिस्प्लेस इट। बोल रहा है कि जब आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, जैसे पोजीशन ए ओ से ला करके ए पर छोड़ रहे हैं, तो यह ध्यान दे दीजिए कि जो भी आप रस्सी बांधे हुए वो बहुत ही टाइट, बहुत ही अच्छे से बंधी हुई है।
नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इट्स डिस्प्लेस्ड पोजीशन। अब क्या कर रहा है कि आप ओ से ला करके ए पर रखे थे, अब ए से आप क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, बॉब को आप छोड़ दीजिए। रिमेंबर दैट द बॉब इज नॉट टू बी पुश्ड व्हेन इट इज रिलीज्ड। बोल रहे हैं कि जब आप बॉब को ओ से ला करके ए पे, यहाँ पे जब आप इसको छोड़ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, उसको आप धक्का ऐसे नहीं देंगे, बस आप ऐसे लाएंगे और ऐसे हल्के हाथों से उसको बस ऐसे छोड़ देंगे, इसे धक्का नहीं देना है। नोट द टाइम ऑन द क्लॉक व्हेन द बॉब इज इट एट्स मीन पोजीशन। बोल रहे हैं कि जब यह बॉब अपने मीन पोजीशन पे था, जब यह रेस्ट में था, तब आप उसका समय मेजर कर लीजिए, समय देख लीजिए क्या समय हो रहा था। इंस्टेड ऑफ द मीन पोजीशन यू में नोट द टाइम व्हेन द बॉब इज एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। अगर मैं आप मीन पोजीशन पर समय नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, और जब आप बॉब को ओ से ए पर ला रहे हैं और ए पर जब बॉब को ऐसे आप छोड़ रहे हैं, तब का समय मेजर कर लीजिए। ए पर ला रहे हैं जब, तब का समय मेजर कर लीजिए, तभी देख लीजिए कि समय क्या हो रहा है। मेजर द टाइम द पेंडुलम टेक्स टू कंप्लीट 20 ओसिलेशन। और ऐसे 20 ओसिलेशन उसे होने दीजिए। ओसिलेशन आप समझ गए कि वन कंप्लीट ओसिलेशन कब बोलेंगे, तो जब वो आप ए से चला था, बी पे जाए और फिर वापस ए पे आ जाएगा, तो एक ओसिलेशन हो जाएगा। और ऐसे 20 ओसिलेशन हो जाने दीजिए और समय मेजर कर लीजिए कितना समय हो गया 20 ओसिलेशन करने में। जैसे मान लीजिए कि आपने समय मेजर कर लीजिए कि 20 ओसिलेशन करने में यह 42 सेकेंड का यह समय ले लिया। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शोन इज जस्ट ए सैंपल। मतलब बोल रहा है कि इस टेबल में जो आपको सैंपल दिखाया गया है ऑब्जर्वेशन, ये एक सैंपल है, या दूसरे कोई किया है। आप अपने से एक बार ऑब्जर्व करिए कि 20 ऑब्जर्वेशन करने में समय कितना लग रहा है। योर ऑब्जर्वेशन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस। बोल रहा है कि आपका ऑब्जर्वेशन इस ऑब्जर्वेशन से, यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है, इससे अलग हो सकता है। रिपीट दिस एक्टिविटी ए फ्यू टाइम्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। बोल रहा है कि इस एक्टिविटी को बार बार क्या करिए, रिपीट करिए और हर बार अपना ऑब्जर्वेशन नोट करते जाइए इस टेबल में। बाई डिवाइडिंग द टाइम टेकन फॉर 20 ओसिलेशन बाई 20, गेट टाइम टेकन फॉर वन ओसिलेशन। बोल रहे हैं कि 20 ओसिलेशन कंप्लीट होने दीजिए, ऐसे दाएं बाएं 20 ओसिलेशन कंप्लीट होने दीजिए। 20 ओसिलेशन होने में कितना समय लग गया, इसको आप टाइम मेजर कर लिए, टाइम देख लिए कितना समय लगा 20 ओसिलेशन में। अब जितना भी समय लगा है उसमें आप 20 से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही 20 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वन ओसिलेशन का समय कितना लगा। और वन ओसिलेशन का समय ही क्या होता है, वन ओसिलेशन यानी कि एक चक्कर लगाने में, एक कंप्लीट ओसिलेशन का जो टाइम होता है वही तो पीरियड, टाइम पीरियड कहलाता है। एक वन कंप्लीट ओसिलेशन ही तो कहलाता है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो आपका टाइम पीरियड पता चल जाएगा उस पेंडुलम का। इज द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियरली द सेम इन ऑल केसेस। बोल रहा है कि आप ये जो 3 बार ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, क्या इन तीनों ऑब्जर्वेशन में आपका टाइम पीरियड सेम आ रहा है। टाइम पीरियड कभी अलग कम बेसी हो सकता है, तो क्या बोल रहे हैं कि क्या आपका तीनों केसेस में टाइम पीरियड सेम आ रहा है या फिर अलग अलग आ रहे हैं। नोट दैट ए स्लाइट चेंज इन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम। देखिए अब इस बात में क्या कर रहा है कि कह रहा है कि आप देखिए, जैसे यहाँ पे आप पेंडुलम को ओ से ला करके ए पर छोड़ रहे थे, यहाँ पे पेंडुलम क्या कर रहे थे, ओ से लाकर यहाँ पे ए पर छोड़ रहे थे। तो मान लीजिए पहला ऑब्जर्वेशन में आपने यहाँ पे छोड़ा, लेकिन जब दूसरी बार जब आप एक्टिविटी कर रहे थे तो आप इसको ला करके यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ पे लाकर छोड़ रहे यहाँ पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड के ऊपर कोई फर्क नहीं आने वाला। आप इस पेंड बॉब को यहाँ पे भी लाकर छोड़ देंगे, यहाँ से लाकर छोड़ रहे हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहाँ से डिस्प्लेस कर रहे हैं, कहाँ से उस बॉब को ला करके छोड़ रहे हैं, इससे टाइम पीरियड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Nowadays, most clocks or watches have an electric circuit with one or more। बोल रहा है कि आजकल की जो घड़ी है, आजकल की जो वॉचेस है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, मतलब कि इसमें बैटरी लगा हुआ होता है। यह पेंडुलम पे, आजकल की घड़ी ज्यादा पेंडुलम पे काम नहीं करती है, इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट ज्यादा होता है। इसमें सेल लगे हुए होते हैं। दीज क्लॉक्स आर कॉल्ड क्वार्ट्ज क्लॉक्स।
क्वार्ट्ज क्लॉक्स, यानी कि क्वार्ट्ज क्लॉक्स किसे कहा जाता है? तो जिस घड़ी में, यानी कि द क्लॉक्स इन विच इलेक्ट्रिक सर्किट आर प्रेजेंट, यानी कि ऐसे घड़ी जिनमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट प्रेजेंट होता है। जिस घड़ी में इलेक्ट्रिक सर्किट प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्वार्ट्ज क्लॉक कहते हैं। क्वार्ट्ज क्लॉक, जैसे हम लोग जो हाथ में अपनी घड़ी बांधते हुए क्वार्ट्ज क्लॉक का एग्जाम्पल है। द टाइम मेजर्ड बाई क्वार्ट्ज क्लॉक इज मच मोर एक्यूरेट देन दैट बाई क्लॉक्स अवेलेबल अर्लियर। मतलब बोल रहा है कि पुराने समय में जो घड़ी थे उसके अपेक्षा आजकल की जो क्वार्ट्ज क्लॉक है ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेटली, बिल्कुल सटीक समय मेजर करती है। तो आई होप कि आपको आज का जो जो भी टॉपिक पढ़ा है यह समझ में आया हुआ होगा। हम लोगों ने आज क्या बात किया? तो बात की है कि हम लोग टाइम कैसे मेजर करते हैं। पुराने समय में जब समय नहीं था तो समय कैसे मेजर किया जाता था। टाइम इंटरवल, मंथ का, ईयर का और डे का पता किए। अगर मैं एक दिन से कम का टाइम इंटरवल हो तो कैसे मेजर किया जाता है, इन सब के बारे में बात किया। सिंपल पेंडुलम के बारे में बात किया, इस एक्टिविटी के बारे में बात की। कल वाला जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग बात करेंगे यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। स्पीड का और टाइम का यूनिट क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं इनकी यूनिट को, इसके बारे में बात करेंगे। फिर मेजरिंग स्पीड, स्पीड कैसे मेजर किया जाता है इसके बारे में भी बात हम लोग करेंगे। तो कल का भी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर मैं आप इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे वाला वीडियो जब अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए। और जो भी आपको आज पढ़ाया हूँ इसको एक बार फिर से आप पढ़िएगा, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, ताकि फिर से आप अपने से एक बार मीनिंग निकालिएगा, ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो सके। और अगर मैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी जरूर